नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए अभी परफेक्ट स्टॉक कौन से है और उसे कैसे ढूंढना चाहिए। बट उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है जो सब लोग ज़्यादातर मिस कर देते हैं कि भाई अगर हम लोगों को ये ढूंढना है कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए कौन से स्टॉक स्ट्रांग है, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि भाई कौन से सेक्टर स्ट्रांग है। क्योंकि समझो अगर आपने ऐसा किया कि भाई आपने कोई स्टॉक को सिलेक्ट किया है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, फॉर एग्जांपल बाय साइड के लिए, और उसका सेक्टर वीक है, तो देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि आपका वो स्विंग ट्रेडिंग में जो भी स्ट्रैटेजी आप लगा रहे हो उसमें आपके मल्टीपल स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं, बिकॉज उसका जो कोर सेक्टर है वो वीक है। बट अगर आप अभी ऐसे इमेजिन करो, आपने कोई ऐसा स्टॉक ढूंढा जिसका सेक्टर भी स्ट्रांग है और वो स्टॉक वो सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, तो आप जस्ट सोचो कि आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मैं आप लोगों को पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। उससे पहले एक डिस्क्लेमर कि यहाँ पे मैं जो भी दिखा रहा हूँ एक सिर्फ मेरा मेथड है, वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, तो वो चीज़ का आप ज़रूर ध्यान में रखना। चलो, तो अभी हम लोग देखते हैं कि पहले सेक्टर ढूंढते हैं और फिर स्टॉक्स पे आते हैं। तो अभी यहाँ पे देखो, मैं क्या करूँगा ना, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं ऑल सेक्टर डालूंगा और यहाँ पे मैं स्कैन करूँगा। तो यहाँ पे आप देखो 0.25, 1% और 3%। इसका क्या मतलब है कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में कौन से सेक्टर स्ट्रांग है और उसको कितने मार्क्स मिले हैं, और उसका बाद में टोटल मार्क्स है यहाँ पे। अब ये मार्क्स कैसे मिलते हैं, आप यहाँ पे देखो टोटल 47 सेक्टर है जितने भी अभी हमारे लिस्टेड है उसमें से, और ये 47 सेक्टर है ना एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे अपने आप को। फॉर एग्जांपल ये कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपेयर करेगा हेल्थ के साथ। अगर ये स्ट्रांग है हेल्थ केयर से तो इसको 1 पॉइंट मिलेगा, और अगर ये नहीं है तो 0 मिलेगा। तो किसी भी सेक्टर को अगर यहाँ पे 46 पॉइंट मिलते हैं तो आप समझ लेना कि वो सबसे टॉप सेक्टर है एज ऑफ नाउ, जिस टाइम पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 17 फेब को 4 बजे के आसपास, राइट। और अगर किसी भी सेक्टर को टोटल स्कोर में, मतलब आप 46 46 46 टोटल 138 होता है, तो अगर किसी भी सेक्टर को टोटल 138 पॉइंट मिलते हैं, इसका मतलब ये है कि वो सारे टाइम फ्रेम में सबसे स्ट्रांग है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये स्कैन करके रखा है। अब आप देखो शॉर्ट टर्म में सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिले हैं पीएसयू बैंक को। अब 46 ही क्यों ज़्यादा मिलेंगे, बिकॉज जब पीएसयू बैंक को हम पीएसयू बैंक के साथ कंपेयर करेंगे तो उसका पॉइंट 0 आएगा। तो टोटल 47 सेक्टर है, तो 46 पॉइंट विल बी द हाईएस्ट पॉइंट अगर किसी सेक्टर को मिलते हैं तो अब देखो उसके बाद पीएसयू है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म में आईटी है, डिफेंस है। अगर हम मीडियम टर्म में देखेंगे तो कंज्यूमर ड्यूरेबल, पीएसयू बैंक, मीडिया, ये है। मैं टॉप 3 या 4 ही सेक्टर को देखूंगा। और अगर मैं लॉन्ग टर्म में देखूँ तो पीएसयू बैंक, मिड एंड स्मॉल कैप, फाइनेंशियल सर्विसेज, कमोडिटीज और सीपीएसई है। अब ये तो क्या हो गया ना, मैं थोड़ा कंफ्यूज होता हूँ कि भाई शॉर्ट टर्म में देखूँ, मीडियम टर्म में देखूँ, लॉन्ग टर्म में देखूँ। मैं क्या करता हूँ, टोटली स्कोर देख लेता हूँ और मैं क्या करूँगा, टोटल स्कोर में से टॉप 5 या टॉप 3 सेक्टर को ही सिलेक्ट करूँगा कि भाई ये सेक्टर में से ही आने वाले वीक में मैं स्टॉक्स को सिलेक्ट करूँगा जो ये सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्मिंग करते रहेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम वही सेक्टर के अंदर के स्टॉक्स में स्विंग ट्रेड करें, जिससे हमारी राइट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़े। तो आप यहाँ पे देखो पीएसयू बैंक है, सीपीएसई है, डिफेंस है, कंज्यूमर ड्यूरेबल और बैंक है। मैं ज़्यादा नीचे नहीं जाता हूँ, ज़्यादातर मैं 3-4 सेक्टर को ही रखता हूँ अपनी लिस्ट में। तो ये हो गया मल्टी टाइम फ्रेम मैट्रिक्स रैंकिंग का एक प्रोसेस हो गया। अगर आपको ये नहीं करना है तो दूसरा मेथड सेक्टर पॉजिटिव ढूंढने का ये भी है। ये इसके बारे में, मतलब ट्रेडिंग व्यू में सेक्टर कंपैरिजन कैसे करते हैं, इसका प्रॉपर डिटेल हमने एक वीडियो बनाया था, उसकी लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। शॉर्ट में मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया है, निफ्टी और जितने भी सेक्टर है ना, मैंने सारे सेक्टर को यहाँ पे डाल दिया है। और मैं आपको एक डाल के भी दिखाता हूँ। जैसे अभी सीपीएसई हमने नहीं डाला था, तो मैं यहाँ पे पहले तो मैं यहाँ पे प्लस में दबाता हूँ, यहाँ पे सीपीएसई टाइप करूँगा और यहाँ पे सेम परसेंटेज स्केल पे क्लिक करूँगा। तो देखो अभी सीपीएसई भी आ गया। और मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे वाईटीडी रखता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भी पीएसयू बैंक, सीपीएसई, इंडिया डिफेंस, मेटल, एनर्जी और बैंक निफ्टी आया है। तो अब मेरे को एक चीज़ कंफर्म हो गई है कि मैं ये मेथड से सेक्टर कंपैरिजन को ढूंढूं या फिर मैं ये अल्टीमेट रैंकिंग के मेथड से ढूंढूं।
ऑलमोस्ट सारे के जो मेथड का जो फाइनल आंसर है वो सेम है। तो ये हो गए वो सारे स्ट्रॉन्ग सेक्टर जो अभी हम स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए हमें ध्यान में रखने चाहिए। अभी हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये सेक्टर में से कौन से स्टॉक्स में ध्यान देना चाहिए उस पर डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों का 2 मिनट लेना चाहता हूं और मैं ये बताना चाहता हूं कि जनरली हम इंडियन इन्वेस्टर है ना, इंडियन स्टॉक मार्केट तक ही लिमिटेड रह जाते हैं। लेकिन सच तो ये है कि अगर हम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी देखें जो वर्ल्ड को लीड करती है, वो ज़्यादातर इंडिया में लिस्टेड ही नहीं होती है। जैसे एप्पल, गूगल, मेटा, नेटफ्लिक्स, इवन टेस्ला, ये सारी कंपनी इंडिया में होती ही नहीं है, तो हम इन्वेस्ट नहीं करते और हम इसको इग्नोर कर देते हैं। पर आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आप यूएस स्टॉक्स में, यूएस के ईटीएफ में, मेटल ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आईएनडी मनी ऐप के थ्रू, और ये हमारे पोर्टफोलियो के लिए लॉजिकल क्यों है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब देखो, पर्सनली अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं आप लोगों को ये बोलूंगा कि मुझे ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की अगर बात होती है तो मुझे ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना पसंद होगा जो वर्ल्ड में ग्लोबली लीड कर रही है और टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो, एआई हो, उसमें क्लाउड की लीडर हो, या फिर आप बोल सकते हो कि कंज्यूमर ब्रांड में सबसे लीडर हो वर्ल्ड वाइज, और इनोवेशन में सबसे ज़्यादा लीडर हो। और ये जनरली यूएस की जो कंपनी होती है ना, ये ट्रेंड को फॉलो नहीं करती है, ये ट्रेंड को क्रिएट करती है। अब दूसरी अगर बात करूं कि भाई इंडिया वर्सेस यूएस स्टॉक मार्केट में अगर हम लोगों को ध्यान देना है तो वो भी ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप लास्ट 5 साल का डेटा देखोगे तो ऑब्वियसली हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया है 5 साल में। बट अगर आप यूएस स्टॉक मार्केट को देखोगे तो उसने ज़्यादा लीड किया है। और सबसे ज़्यादा एक बात इंपॉर्टेंट है कि यूएस मार्केट में स्पेक्यूलेशन से ज़्यादा प्रोसेस और पेशेंस ज़्यादा रिवॉर्ड होता है। जो सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टर है ना, जो चीज़ को अवॉइड कर देते हैं वो ये है कि डॉलर वर्सेस रुपये का डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन का जो डिफरेंस है वो। अब देखो, अगर आप लॉन्ग टर्म में यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो यहाँ पे एक और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा जो रुपया है वो हमेशा वीक होते जाता है कंपेयर टू डॉलर। अगर हम लोग लास्ट ईयर की ही बात करें तो हमारा जो रुपया है वो ऑलमोस्ट 4.5 से 5% डेप्रिशिएट हुआ है डॉलर के सामने। तो यहाँ पे यूएस स्टॉक्स का भी हम लोगों को रिटर्न मिलता है और डॉलर एप्रिसिएशन के वजह से भी हमारा एक फ़ायदा हो जाता है। तो कंपाउंडिंग में लॉन्ग टर्म में ज़्यादा फ़ायदा होता है। अभी मैं आप लोगों को, मतलब आपका यही क्वेश्चन आएगा कि भाई हम यूएस स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट करें, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक एग्जांपल से बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर आप लोगों को आईएनडी मनी में अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल केवाईसी प्रोसेस है, 5 मिनट में ये हो जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, किसी भी ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अभी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे प्रीशियस मेटल डालूंगा तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितने भी प्रीशियस मेटल के रिलेटेड ईटीएफ है वो सारे आ जाएंगे। और अभी मैं एक सिलेक्ट करता हूँ। आप यहाँ पे देखो, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, कॉपर है। अभी मैं एक बार सिल्वर के यहाँ पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ कि देखो ये सारे सिल्वर ईटीएफ के ऑप्शन है, प्लेटिनम के ऑप्शन है, कॉपर के ऑप्शन है। अब मैं एक कॉपर जो है उसका ईटीएफ ओपन करता हूँ, यूनाइटेड स्टेट कॉपर इंडेक्स वाला। इसमें मैं आप लोगों को एक $100 इन्वेस्टमेंट करके दिखाता हूँ कि कितना ईजी है इन्वेस्टमेंट करना। मैंने यहाँ पे डाला और ये प्लेस ऑर्डर दबाया और यहाँ पे मेरे को पूरा ट्रांजेक्शन का एक आ जाएगा कि आपका सक्सेसफुली हो गया। तो ये तो हो गया ईटीएफ इन्वेस्टमेंट का। और आप यहाँ पे यूएस स्टॉक इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। और ज़रूरी नहीं है कि भाई आप लोगों को सिर्फ एक समझो एक स्टॉक $300 का है तो आपको उतना ही लेना पड़ेगा। आप फ्रैक्शनल ऑफ उसका भी बाय कर सकते हो, $1 हो गया या हाफ सेंट हो गया, या आप अपने हिसाब से जितना आपको लेना है वो। अभी मैं आपको सेल का एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरे पास एक नेटफ्लिक्स का स्टॉक है, मैं उसमें यहाँ पे लिखता हूँ कि $1.5 मुझे इसमें सेल करना है और ये देखो ईजिली हो गया। अब नेटफ्लिक्स का स्टॉक इतने का तो है नहीं, बट मैंने आप लोगों को एग्जांपल के लिए बताया कि अगर आपको सेल भी करना है तो आप कितना इजीली कर सकते हो। तो ये होता है एक इजी वे, बिना किसी इशू के आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको यूएस स्टॉक्स में एसआईपी भी करनी है तो आप वो भी कर सकते हो स्टॉक्स में और ईटीएफ में। और मिनिमम आप ₹500 से भी स्टार्ट कर सकते हो। और सारी चीज़ें डिजिटली होती है, आप लोगों को कोई भी यहाँ पे चीज़ों को देखना नहीं पड़ेगा। और ये जो हमारा पैसा ट्रांसफ़र का है ना, वो आरबीआई के एलआरएस के रूट के थ्रू होता है। और आपके जो स्टॉक है वो आपके नाम पे ही रहते हैं, यूएस कस्टोडियन के पास होल्ड में होते हैं ये सारी चीज़। तो कोई कॉम्प्लिकेटेड पेपर वर्क नहीं है।
और आप एक ही ऐप में यूएस स्टॉक्स में और इंडियन स्टॉक में और मेटल के ईटीएफ का एक्सपोजर आप सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो। अब देखो, अगर आप यहाँ पे सबसे एक इम्पॉर्टेंट कॉस्ट है वो है फॉरेक्स कन्वर्जन का कॉस्ट, और वो आप लोगों को जनरली बैंक से यहाँ पे अच्छा ही मिलेगा। ब्रोकरेज जनरली यूएस स्टॉक्स में यहाँ पे लो ही होता है, और जो भी डिविडेंड आप यूएस में पे करते हो डिविडेंड के ऊपर, वो यहाँ पे इंडिया में आप उसका टैक्स क्रेडिट लेके उसको मतलब आप क्लेम भी कर सकते हो। और देखो, अगर आप लोगों को आईएनडी मनी यहाँ पे पूरा डिस्क्लोजर भी देता है, समझो आप लोगों को टैक्सेशन के लिए डॉक्यूमेंट देना है अपने सीए को, सारे टैक्स का डॉक्यूमेंट आप यहाँ से डाउनलोड करके डिस्क्लोजर वगैरह जो भी है आप अपने सीए को दे सकते हो रिटर्न फाइलिंग के लिए। तो ये भी बहुत इजी है। तो देखो, आईएनडी मनी सेबी रजिस्टर्ड इंडियन प्लेटफॉर्म भी है, और ये ग्लोबल कस्टोडियन में जो है इसका यूएस इन्वेस्टमेंट रेगुलेटेड भी है, तो उसका भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। प्लस यहाँ पे आपको आईएनआर और यूएसडी डॉलर का जो ट्रैकिंग है वो भी ट्रांसपेरेंटली आप कर सकते हो, और एक ही ऐप में आप इंडियन स्टॉक्स का और यूएस का पोर्टफोलियो एक ही डैशबोर्ड में देख सकते हो। और ये कोई ट्रेडिंग का शॉर्टकट ऐप नहीं है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का एक फोकस प्लेटफॉर्म है। अब देखो, अगर आप लोगों को यूएस में इन्वेस्टमेंट करना है तो मतलब आपका ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, क्वालिटी बिजनेस में आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, करेंसी एडवांटेज आप लोगों को मिलेगा, मेटल में एक्सप्लोजर मिलेगा, और लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग आप लोगों को मिलेगा, एक तो इन्वेस्टमेंट करके और रुपये डेप्रिसिएशन की वजह से। और अगर आप इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हो तो देखो, हमेशा लॉन्ग टर्म सोचो, रिस्क को समझो, और प्रोसेस को फॉलो करके नॉइस के बिना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन भी दे सकते हो। तो अगर आप लोगों को यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है आईएनडी मनी के थ्रू, तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां पे जाके इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अपना देख सकते हो। चलिए अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि भाई ये जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर हमने देखे, उसके बाद अभी उसके अंदर स्ट्रॉन्ग स्टॉक कौन से हैं जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमारी वॉच लिस्ट में होने चाहिए। और उसके लिए भी मैंने क्या किया है ना, सिंपल आप यहाँ पे देखो, ये मैंने पीएसयू बैंक इंडेक्स को ऐड किया है, और पीएसयू बैंक के अंदर जितने भी लिस्टेड मतलब जितने भी वेटेज वाइज जो स्टॉक है मैंने उसको यहाँ पे ऐड कर दिया है। आप देख सकते हो स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, पीएनबी, यूनियन बैंक, सारे जितने भी पीएसयू बैंक इंडेक्स के अंदर स्टॉक आते हैं उसको ऐड कर दिया है। और मैं क्या करूँगा, उसको यहाँ पे अगेन YTD पे जाके क्लिक करूँगा, YTD मतलब ईयर टिल डेट। अब यहाँ पे देखो मुझे क्या पता चल रहा है कि भाई अभी अभी जो हमने पहले एक्सरसाइज किया उसमें हम लोगों को क्या पता चला कि भाई कौन से सेक्टर अभी के मार्केट में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। अभी हम लोग जो सेकेंड एक्सरसाइज कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि भाई वो स्पेसिफिक स्ट्रांग सेक्टर में से कौन से स्टॉक वो सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है वो हम लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा ज़्यादातर फोकस स्विंग ट्रेडिंग के लिए उसमें ही रहेगा। तो अब देखो, पीएसयू बैंक के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग कौन से स्टॉक है, स्टेट बैंक है जो YTD के बेसिस पे ये आउट परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, और फिर आप देख सकते हो पीएसयू बैंक, और इसके नीचे जो है वो पीएसयू बैंक के अंडर परफॉर्मर है। तो अगर मुझे स्विंग ट्रेडिंग करना है तो यहाँ पे से मुझे कौन से स्टॉक को सिलेक्ट करना चाहिए, फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो अभी मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे एसबीआई का हम लोग चार्ट लगाते हैं, और ये एसबीआई का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, और आप क्लियरली देख सकते हो कि ये आउट परफॉर्मर है। और अगर आप लोगों को स्विंग ट्रेडिंग करना है तो आप लोगों को डेली टाइम फ्रेम फॉलो करना चाहिए मेरे मेथड के हिसाब से। और मेरे मेथड के हिसाब से मैं स्विंग ट्रेड कैसे करता हूँ, जैसे स्विंग ट्रेड में क्या होता है ना, कोई स्टॉक एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ऐसे स्ट्रेट नहीं जाता है, वो एक नया हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बनाते हुए जाता है। तो मैं जनरली क्या करता हूँ, जब स्टॉक अपना प्रीवियस हायर हाई ब्रेक करता है, दैट इज द बेस्ट टाइम टू एंटर इन द स्टॉक विद 1:2 या 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड के रेशियो से हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये जो अपना स्विंग हाई था 1090 के ऊपर वही ब्रेक किया था, और ऑलरेडी ये एक उसके बाद कंटिन्यूसली एक अपसाइड में चल रहा है। तो अभी यहाँ पे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफ नाउ मेरे पास कोई स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, वापस जाके देखता हूँ कि भाई दूसरा स्टॉक कौन सा था, वो था यूनियन बैंक। अब मैं यूनियन बैंक का चार्ट लगा के देखता हूँ, और हम लोग वहाँ पे ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वहाँ पे अपॉर्चुनिटी थी। तो देखो, यूनियन बैंक का अगर आप डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाओगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि भाई इसका रिसेंट स्विंग हाई 182.90 था, और जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसी दिन इसने ब्रेक करके एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाया है। और अगर आपको और 2-3 स्टॉक देखने हैं तो आप उसके अंदर जाके और डिटेल में देख सकते हो। अब ये एक एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं ना,
बैंक ऑफ इंडिया का भी ले लेते हैं टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये दोनों स्टॉक में तो जिस दिन हम लोग ने ये स्टॉक को ढूंढा उसके एक दिन पहले या उसमें ऑलरेडी ट्रेड एक्टिवेट हो गया था। अब बैंक ऑफ इंडिया में देखो, अब इसका स्विंग हाई ये है 170.50, तो ये एक्सरसाइज करने से मुझे ये 3 स्टॉक मिले एक सेक्टर में, और वो 3 स्टॉक में से एक स्टॉक में अभी भी ट्रेड होना बाकी है, वो चीज़ मुझे मिली। अब दूसरे सेक्टर पे आते हैं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सारे सीपीएसई सेक्टर के जो भी स्टॉक्स है उसको डाल के रखा था। अब आप यहाँ पे सेम करो YTM। अब देखो यहाँ पे सीपीएसई सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टॉक कौन से है YTM टाइम फ्रेम में, आपको यहाँ पे पता चलेगा ONGC, पावर ग्रिड और BEL। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ONGC का एक बार चार्ट देखेंगे, और अगर आपको ये देखना है कि भाई लंबे टाइम फ्रेम में क्या है, तो देखो ONGC लॉन्ग टर्म के टाइम फ्रेम में ऐसा है, वीकली में ऐसा है, और डेली टाइम फ्रेम में उसका अभी ये है। तो आप उसके रीसेंट हाई को मार्क कर सकते हो विच इज़ 280.30। अब ये इसके ऊपर जाएगा तो मेरे मेथड के हिसाब से ये स्विंग ट्रेड एक्टिवेट होगा। और दूसरा जो स्टॉक था वो एक बार देख लेते हैं, पावर ग्रिड। तो अगर आप पावर ग्रिड का चार्ट देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि पावर ग्रिड का मंथली टाइम फ्रेम का ऑलरेडी ये स्ट्रॉन्ग है, वीकली और डेली। तो डेली टाइम फ्रेम में पावर ग्रिड में भी अभी रिसेंटली अपना स्विंग हाई ब्रेक कर दिया है, तो ये भी ट्रेड अभी तो हमारे लिए निकल गया है, बट आई होप आप समझ गए हैं। और दो और एक स्टॉक था वो था BEL, तो BEL का भी एक बार हम लोग चार्ट देख लेते हैं। अब BEL का देखो, पहले तो सबसे लॉन्ग टर्म मतलब जो मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है वो स्ट्रॉन्ग है। अगर हम वीकली देखेंगे और अगर हम अभी डेली पे आते हैं तो BEL का ट्रेड एक्टिवेट होगा 461.65 के ऊपर, अगर वो अपना प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक करता है उसके ऊपर। तो यहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी हम लोगों को दिख रही है जो अभी हुई नहीं है अभी। और एक सेक्टर मैंने यहाँ पे लिस्ट करके मतलब ऑलरेडी लगा के रखा है, वो है बैंक निफ्टी। अब मैंने बैंक निफ्टी के अंदर के भी सारे स्टॉक्स को यहाँ पे ऐड कर दिया। अगेन मैं यहाँ पे YTM क्लिक करूंगा तो अगेन बैंक निफ्टी में भी मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई स्टेट बैंक, यूनियन बैंक और फिर फेडरल बैंक है। तो एक बार हम लोग स्टेट बैंक और यूनियन बैंक का तो चार्ट देख लिया है, अभी एक बार फेडरल बैंक का चार्ट देख लेते हैं हम लोग। आप देखो ये फेडरल बैंक का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, एक बार पहले मंथली देखो, आपको यहाँ पे क्लियरली पता चलेगा कि ये आउट परफॉर्मर क्यों है, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना अच्छा चल रहा है। अभी अगर आप वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे आप आओगे, इसके रिसेंट हाई को मार्क करना है विच इज़ 298.25। तो अभी आपको पता है कि इसके बाद में क्या करना है, 298.25 ब्रेक होगा, तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे ये अपना स्ट्रॉन्ग स्विंग हाई ब्रेक करेगा, और ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक भी है। वैसे ये जो स्विंग ट्रेडिंग के बारे में मैं बोल रहा हूँ ना, ये स्ट्रैटेजी के बारे में, इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, उसमें ये स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन की है, उसका लिंक मैं आप लोगों को यहाँ पे दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। तो ये एक सिंपल प्रोसेस होता है, और मैंने सोचा कि ये वीडियो में मैं आप लोगों को ये प्रोसेस बताऊं कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स कैसे आप ढूंढ सकते हो, और वो स्ट्रॉन्ग स्टॉक ढूंढने के लिए जो ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते, स्ट्रॉन्ग सेक्टर पहले ढूंढना चाहिए, तो वो कैसे करना चाहिए मैंने उसको इसके बारे में आप लोगों को बताया। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर करिए। आपका जो भी व्यू है ये वीडियो के रिलेटेड नीचे कमेंट में आप करिए, मैं आप लोगों की कमेंट देखता हूँ, और आपके लिए अभी कौन सा स्ट्रॉन्ग सेक्टर है और कौन से स्ट्रॉन्ग स्टॉक है वो सेक्टर में, वो आप मुझे बताइए। और अगर आप लोगों को US मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो IND मनी की ऐप में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलूंगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।